गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत ठीक है। ठीक है, अब पहले से। पर जुकाम अभी भी ठीक नहीं है। चलिए, तो हमारे को आज की क्लास के अंदर अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करना है ना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें आज की क्लास के अंदर स्टार्ट करना है अपना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमारी पहली क्लास है। लैग तो नहीं कर रहा वीडियो? लैग तो नहीं कर रहा? सही है। जब भी लैग करे बता दीजिएगा, हल्का से भी लैग करेगा बता देना, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दोस्तों, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में लगभग लगभग हमारे 2 से ढाई महीने लग जाएंगे। 2 से ढाई महीने हमारे लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। इतना बड़ा चैप्टर है और काफी मजेदार चैप्टर भी है, अगर बताऊं तो आपको मैं। इस चैप्टर में खासियत भी है, मजा भी आएगा आपको। और 2 से ढाई महीने, 2 महीने लगेंगे। 2 महीने लगभग मान के चलो इस चैप्टर को अच्छे से बिल्कुल शानदार से कंप्लीट करने में। आपको 2 महीने लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। हम बड़े अच्छे से डीपली पढ़ेंगे चीजों को, ठीक है। और कोई भी बातें छोड़ेंगे नहीं किसी भी चीज के अंदर। और इस चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट्स जो होती है, नई नई चेंजेस बहुत ही कम आते हैं। बहुत ही कम क्या, आती ही नहीं। इस चैप्टर के अंदर जो अमेंडमेंट्स होती है वो नामात्र के बराबर होती है लगभग। कभी 4-5 साल में एक बार आ गई तो आ गई, वरना वो भी नहीं आती। पिछली बार अमेंडमेंट आई थी, जो अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर आई थी, वो भी 3-4 साल पहले आई थी। और उसके बाद अभी तक कोई आई नहीं है। तो इस चैप्टर को वन टाइम पढ़ो और हर टाइम वही पढ़ो। चाहे आप फाउंडेशन लेवल की बात कर लो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल की बात कर लेते हैं, ये चैप्टर आपको दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। तो किसी किसी कोर्स में सिर्फ फाउंडेशन लेवल पे है, किसी किसी कोर्स में इंटर लेवल पे भी दे रखा है। जैसे कि ये दोनों जगह भी मिल जाता है कभी कभी किसी कोर्स में, और एक जगह भी मिल जाता है। तो चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, हम एक एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक्ट बनता है। याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर क्या बताया था कि एक एक्ट कैसे बनता है। तो पहले एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, मतलब बिल बनाया जाता है, रूल बुक बनाई जाती है। उसके बाद लोकसभा में पास कराया जाता है, राज्यसभा में पास किया जाता है, एंड देन जाके प्रेसिडेंट के पास उसकी एसेंट लगती है, प्रेसिडेंट की। और उसके बाद जाकर एक्ट फॉर्म होता है। किसी भी एक्ट का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है। दिस इज द प्रेजेंटेशन। एक्ट को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो किसी भी एक्ट की स्टार्टिंग का जो कैपिटल लेटर होगा ना, इंडियन का आई, कॉन्ट्रैक्ट का सी, एक्ट का ए, और ये सब चीजें कैपिटल होगी। किसी भी एक्ट के पहला लेटर कैपिटल होगा। तो जब भी कभी आप किसी एक्ट का नाम लिखते हैं तो उसमें जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कैपिटल लिखिएगा। नहीं तो फिर लोग कहेंगे आपको लॉ पढ़नी नहीं आती या लॉ लिखनी नहीं आती, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी एक्ट का जो कैपिटल होता है, जैसे कि हम अगर एक्ट को ACT ऐसे लिखते हैं और एक्ट को ACT एक्ट लिखते हैं, तो दोनों में बड़ा डिफरेंसेस हो जाता है। इस एक्ट का नाम तो लॉ है, कानून,
और इस एक्ट के को बोलते हैं एक्शन, किसी काम को करने को। तो दोनों में डिफरेंसेस आ जाता है, इसलिए कभी कभी ऐसे वर्ड होते हैं कि इसे एक वर्ड के डबल मीनिंग होते हैं। अब एक्ट ऊपर भी है, एक्ट नीचे भी है, पर फर्क क्या है, एक्ट का ए कैपिटल है इधर, एक्ट का ए इधर स्मॉलर है। तो अगर स्मॉलर है तो उस एक्ट का मतलब है एक्शन, और अगर कैपिटल है उस एक्ट का मतलब है लॉ। तो फर्क हो गया। तो सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें डिफरेंसेस आ जाते हैं, एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकल कर आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी लॉ की जो मेन हेडिंग होती है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का इंडियन का आई, कॉन्ट्रैक्ट का सी और एक्ट का ए कैपिटल होगा। ऐसी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब हम आगे पढ़ेंगे तो सेल्स का एस, गुड्स का जी, ये सब कैपिटल होगा। लो जी, तो ये बातें आपको समझ में आई। अच्छा, किसी भी एक्ट को जब हम पढ़ते हैं तो सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, ये बातें भी मैंने आपसे डिस्कस की थी। ठीक है। और जितना फाउंडेशन में है उतना ही इंटर में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इंटरमीडिएट में और ज्यादा भी है। ठीक है जी। तो आपको जो ये बच्चा पढ़ रहा है तो ऐसा समझिए कि आपको इंटरमीडिएट लेवल पे भी यही पढ़ना है और फाउंडेशन लेवल पे भी यही पढ़ना है, और इंटरमीडिएट लेवल पे और ज़्यादा पढ़ना है। कानून है, चेंज तो हो नहीं जाएगा। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फाउंडेशन में जो होगा वही तो इंडियन उसमें भी होगा, इंटर में भी चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। कानून है, चेंज थोड़ा कर सकते, किसी भी लेवल पे पूछ लो आप, चाहे ये चीज़ फाइनल पूछोगे तब भी आपको यही चीज़ पढ़नी पड़ती है। तो ये एक ऐसा एक्ट है जो आपके एक जनरल लाइफ के बारे में भी बताएगा आपको, और बहुत सारी आपको नई नई बातें सिखाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसने पहले कभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है यूट्यूब वगैरह में? कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कभी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है यूट्यूब वगैरह में? थोड़ा पढ़ा है, सत्यम कह रहा है हाँ मैंने भी पढ़ा है थोड़ा। ठीक है चलो, थोड़ा चलिए शुरू से देखते हैं। पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, सुनेंगे। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन बताता है कि यह एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा। किसी भी एक्ट का जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन 1, वो बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट या एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। ये पर्टिकुलर एक्ट किस स्टेट्स में एप्लीकेबल किया जाएगा, ये पर्टिकुलर एक्ट किस स्टेट्स में एप्लीकेबल किया जाएगा, वहां पर पहला सेक्शन हमें ये बताएगा। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन आपको क्या बताएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी, कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी। तो सेक्शन 1 पहला सेक्शन क्या बताता है किसी भी एक्ट का? सेक्शन 1 किसी भी एक्ट, मैं एक एक्ट की बात नहीं कर रहा, आप जितने मर्जी एक्ट पढ़ो, पहला सेक्शन आपको बताएगा हमेशा एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट। आप 1000 एक्ट पढ़ेंगे आगे जिंदगी में, कितने भी एक्ट पढ़ लो, पहला सेक्शन एक ही बात बताता है, ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है, एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट, या फिर आप लॉ कह लो, बात लिख, लॉ इज अ वाइडर टर्म। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर एक्ट कहां कहां लागू होगा। क्या ये दिल्ली के अंदर लागू किया जाएगा इस एक्ट को, क्या ये मुंबई के अंदर, कोलकाता के अंदर, या आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हैं क्या वहां ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, क्या यहाँ पर जितने भी सेक्शंस इस एक्ट के अंदर लिखे हैं क्या वो सारे सेक्शन एप्लीकेबल होंगे आपके स्टेट्स के अंदर। तो यहाँ पर बताया जाता है कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। पहले आज से 3-4 साल पहले की बात करूं तो, कुछ साल पहले की बात करते हैं, आज से मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं, तो उस टाइम पे ये एक्ट होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर था। मतलब जम्मू कश्मीर में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता था। ठीक है, जब से आर्टिकल हटाया 35A, तब से ये एक्ट एप्लीकेबल होने लगा जम्मू एंड कश्मीर में। तो तब से एक ही अमेंडमेंट आई थी कि ये एक्ट एप्लीकेबल होगा अब जम्मू एंड कश्मीर में भी। इसलिए पहले ऐसे लिखते थे दिस एक्ट इज एप्लीकेबल, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल
होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। पहले होल ऑफ इंडिया के बाद लिखते थे एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे लिखा करते थे। तो यहाँ पर ना एक बड़ी दुविधा थी, बड़ी दुविधा हुआ करती थी, बड़ा स्टूडेंट परेशान होते थे, क्योंकि अगर मान लो आप 100 एक्ट पढ़ रहे हो ना, तो 100 में से मान लो 30 एक्ट कहेंगे कि ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है, और 70 एक्ट कहेंगे ये एप्लीकेबल है। तो याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि यार कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होगा और कौन सा एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया करते थे, और बच्चे गलत करके भी आ जाते थे, क्योंकि एग्जैक्टली याद तो रहता नहीं था, क्योंकि बहुत सारे एक्ट है। मान लो एक सिलेबस के अंदर, अभी इस सिलेबस के अंदर हमें मान लो 10 से 12 एक्ट पढ़ने हैं, तो 10 से 12 में हमें ये याद रखना होगा कि कौन सा एप्लीकेबल है, कौन सा एप्लीकेबल नहीं है ना, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती थी उस टाइम पे। पर आज के टाइम पे क्या है कि अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछा ही नहीं करता, क्योंकि आप सबको पता है कि कोई भी एक्ट इंडिया के अंदर, कोई भी कानून जब पास होता है, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इक्वली एप्लीकेबल रहेगा। तो इसलिए आप लिखाएगा दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट है। तो इस होल ऑफ इंडिया में इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर पहले से है, तो ऐसे मत लिखे ना कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी लिखते हैं कि इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, कि जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एक्ट लागू हो गया है, बट जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो आपको इंक्लूडिंग करके अलग से शो करने की नीड नहीं है। पहले यहाँ पर लिखा होता था दिस एक्ट एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, अब लागू होता है। हर एक्ट, इंडिया का जो जो एक्ट बनता है वो जम्मू एंड कश्मीर में इक्वली लेवल है। तो किसी भी एक्ट का दोस्तों पहला सेक्शन आपको क्या बताएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ, कि इस पर्टिकुलर एक्ट को कौन कौन से स्टेट में लागू किया जाएगा। तो चाहे आप जिंदगी में कोई भी कानून पढ़ लो इंडिया के, अब इंडिया के कोई भी कानून पढ़ लो, वो हर एक कानून पूरी इंडिया में लागू किए जाते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू किए जाएंगे। तो पहला सेक्शन आपको क्या बताएगा, एप्लीकेबिलिटी लॉ। किसी भी एक्ट का फर्स्ट सेक्शन आपको यही बताता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ का मतलब है ये वाला एक्ट जो आप पढ़ रहे हो ये कौन से स्टेट में लागू किया जाएगा, इंडिया के, पूरी इंडिया में लागू होता है अब सारे एक्ट। क्लियर है, पहला सेक्शन समझ में आया। किसी भी एक्ट का पहला सेक्शन आपको क्या बताएगा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट या फिर एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ। क्लियर है। किसी भी एक्ट का दूसरा सेक्शन आपको बताता है उस एक्ट के अंदर डेफिनेशंस को। किसी भी एक्ट का दूसरा सेक्शन आपको क्या बताएगा दोस्त, डेफिनेशन बताएगा। किसी भी एक्ट का दूसरा सेक्शन आपको क्या बताएगा, डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब कि भाई इस एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे वर्ड होंगे जो नए नए होंगे, आपको नहीं पता होगा। तो किसी भी एक्ट का जो सेकंड सेक्शन होता है वो आपको डेफिनेशन बताता है कि यार अगर इस वर्ड का आगे जाकर एक्ट में यूज करा गया है, इस पर्टिकुलर वर्ड का आगे जाकर यूज किया गया है, तो उस चीज के बारे में। जैसे कि अगर मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे वर्ड का यूज करा जाता है, जैसे कि एग्रीमेंट वर्ड का यूज किया जाता है, जैसे कि प्रॉमिस वर्ड का यूज किया जाता है, प्रोमिजर वर्ड का यूज कराता है, ऑफर, ऑफरी, कंसिडरेशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर यूज किए जाएंगे। हम अभी तो नहीं पढ़ेंगे सारी डेफिनेशन, क्योंकि एक्ट कानून के अंदर इकट्ठा एक साथ सभी डेफिनेशन का आपको क्या दे दिया है, सभी डेफिनेशन का मीनिंग बता दिया है। पर हम जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इसको सीखते जाएंगे। तो किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 आपको क्या बताता है, उसकी डेफिनेशन, कि उस एक्ट के अंदर जितने ऐसे वर्ड है, कुछ ऐसे वर्ड जो लॉ के उस एक्ट के अंदर ही उस एक्ट के अंदर ही आपको ज्यादातर दिखेंगे, तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन पहले से बता दी जाती है। स्पेलिंग ठीक है क्या डेफिनेशन की, DEFINA होता है, NI होता है, ठीक है। ठीक है जी। तो किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशन। तो किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 क्या बताएगा आपको, उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी। किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 आपको बताएगा सर डेफिनेशन, कि उस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो नए वर्ड होंगे, तो उसका मतलब हम आपको पहले ही बता रहे हैं। पर हम ये अभी पढ़ नहीं सकते सेक्शन, क्यों, क्योंकि सर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ऑटोमेटिकली सारी डेफिनेशन कवर करते हुए जाएंगे। तो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में जो इतनी भी डेफिनेशन लिखी है सारी आपको आएगी, पर धीरे धीरे आएगी, पहले दिन में नहीं समझा पाऊंगा मैं आपको, कीजिए, ठीक है जी। चलो, डेफिनेशन में आई आता है, ए आता है, तो स्टूडेंट कह रहे हैं DEFINATION, ए आता है, देखा, फंस गए ना सही बच्चे। इसका मतलब स्पेलिंग प्रॉब्लम मुझे ही नहीं बहुतों को भी है। अब ठीक है,
डेफिनेशन में देख लो यार, मेरे को पता है बहुत सारे बच्चों को डेफिनेशन मतलब स्पेलिंग प्रॉब्लम मेरे को है, और आज पता चल रहा है बहुत सारे स्टूडेंट को है। देख लो इस कमेंट में पता चल रहा है किन बच्चों को आती है स्पेलिंग मिस्टेक, किन को हो रही है, किन को नहीं हो रही। तो डेफिनेशन हम आगे जाकर चर्चा करेंगे, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, धीरे धीरे जैसे चैप्टर होता जाएगा वैसे वैसे हम करते चलेंगे। इसको उतार लीजिए, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ आपका। उतार लिया, आइए अगला पेज कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के टोटल 266 सेक्शन है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में टोटल 266 सेक्शन है, 266 सेक्शन, बहुत बड़ा ये एक्ट है, बहुत बड़ा है। तो क्या हुआ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे सेक्शन हुआ करते थे पहले, और देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाया गया है इंग्लैंड के एक्ट से। इंग्लैंड में भी कॉन्ट्रैक्ट था, इंग्लैंड में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो इंग्लैंड के कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी किया, उसमें कुछ बातें वहां पर ऐड ऑन करी और सामने लगा दिया इंडियन, तो बन गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जो इंग्लैंड से लिए गए हैं, तो इंग्लैंड के एक्ट को इंग्लिश लॉ कहा जाता है। क्या बोला जाता है? इंग्लैंड में जो कानून होते हैं उनको इंडिया में इंग्लिश लॉ कहा जाता है, जबकि इंडिया में जो कानून होते हैं उसको इंडियन लॉ कहा जाता है। याद रहेगी ये बात। तो कहीं पर भी अगर इंग्लिश लॉ लिखा है, इसका मतलब वो लॉ इंग्लैंड के है, वो एक्ट, वो कानून इंग्लैंड का है, तो इंग्लैंड के कानून को इंग्लिश लॉ कहा जाएगा इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर, इन इंडिया, इंडिया के अंदर क्या कहा जाता है? इन इंडिया। तो कभी भी अगर आप कहीं पर वर्ड सुनाई दे रहे हो इंग्लिश लॉ, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? इंग्लैंड के लॉ की बात कर रहा है। इंग्लिश लॉ किसकी बात कर रहा है दोस्तों? इंग्लैंड के लॉ की बात कर रहा है, ठीक है। इन इंडिया इंग्लिश लॉ मीन्स, इंग्लिश लॉ का मतलब क्या है और इंडियन लॉ का मतलब क्या है? इंडियन लॉ का मतलब तो वो कानून जो इंडिया में बने हैं, वो एक्ट जो इंडिया में है, इंडिया में लागू है। वो एक्ट जो इंडिया में लागू है, और वो एक्ट जो इंग्लैंड में लागू है, इंग्लैंड में लागू है, उसको आज के बाद कहा जाएगा उसको आज के बाद क्या कहा जाएगा दोस्तों? उसको आज के बाद कहा जाएगा इंग्लिश। तो कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपको वर्ड सुनाई देता है इंग्लिश लॉ, इस मीन वो लॉ जो इंडिया, इंग्लैंड में एप्लीकेबल है। इंडिया, इंग्लैंड के कानून को इंडिया में इंग्लिश लॉ कहा जाता है, और इंडियन लॉ को तो इंडियन लॉ ही कहा जाएगा क्योंकि इंडिया में बने हैं। अब मैं आपको एक बात बता रहा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में पहले 266 सेक्शन होते थे, 266, एक से लेकर 266 सेक्शन हुआ करते थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी सेक्शन है ना दोस्तों, उनको 4 भागों में बांटा गया। ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 is divided into 4 part, divided into 4 part, 4 भागों में बांट दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सभी सेक्शन को
4 भागों में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं सर। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं खुद ही कर लेता। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के 266 सेक्शन को 4 भागों में बांटा गया। सर कौन कौन से भागों में बांटा गया, इसको थोड़ा छोटा कर। पहला सेक्शन लेकर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक, एक ही अलग कर दिया। सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 75 तक अलग कर दिया। दूसरा सेक्शन 76 से लेकर 123, सेक्शन 176 से लेकर टू 123। ठीक है, ये सेक्शन 1 टू 72। सेक्शन 1 से लेकर, आपको दिख रहा है क्लियरली, एक बार मैं चेक कर लूं। उतार लो, इतना उतार लो आप जब तक। पेन थोड़ा मैंने हल्का कर दिया है, दिख रहा है आपको? ओके, 123 से लेकर 136, 76 से लेकर 123 अलग कर दिया। इसके बाद सेक्शन 124 से लेकर 238 तक ये अलग कर दिया। एंड 239 से लेकर 260 से अलग कर दिया। सेक्शन 239 से लेकर 266 अलग कर दिया। ठीक है जी। अब एक एक करके बताता हूं कि कौन कौन से सेक्शन हमें अभी पढ़ने हैं, कौन से कब पढ़ने, कौन से कब पढ़ने हैं। पहला सेक्शन 1 टू 75 कहता है लो, इसमें कुछ ऐसे कानून लिखे हुए हैं जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ जनरल कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, मतलब जनरल बातें हैं, रोजाना जो बातें होती है। आप अपने दोस्त से कुछ खरीद रहे हो और उसको कुछ पैसे दे रहे हो, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, आपने दुकानदार से कुछ खरीदा, उसको पैसे दिए, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो जनरल बातें हैं जो रोजाना अपनी जनरल बातों में आप कहते हो, इसलिए बोलता है लॉ रिलेट टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं इसको? लॉ रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पहला 1 से लेकर 75 सेक्शन तक हमें क्या करना है? लॉ रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद जो अगला बताया गया, लॉ रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। लॉ
रिलेटेड टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब क्या हुआ दोस्तों, ध्यान सुनेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा गया जो सेक्शन 76 से लेकर 123 तक जो सेक्शन थे उसमें जो भी बातें लिखी थी वो गुड्स के बेचने और बेचने से रिलेटेड लिखी थी, मतलब गुड्स से रिलेटेड बातें लिखी गई थी। हमने जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ा तो देखा गया कि सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक गुड्स से रिलेटेड सारी बातें लिखी थी। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, जो बातें गुड्स से रिलेटेड थी उनको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाला, है तो वो पार्ट कॉन्ट्रैक्ट का ही, पर उसके लिए एक अलग एक्ट पास कर दिया जिसका नाम रखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्योंकि यहां पर सभी बातें गुड्स की बेचने की बात हो रही थी, गुड्स के रिलेटेड बातें हो रही थी। तो सेक्शन नंबर 76 से 123 में जो भी बातें हो रही थी वो गुड्स से रिलेटेड हो रही थी, इसलिए हमने इसके लिए अलग एक्ट पास कर दिया है जिसका नाम रखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बताइए, समझ में आ गई बातें। अब यहां पर देखा, जब सेक्शन 124 से 238 पढ़ा तो सेक्शन 124 से 238 में कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, जैसे जनरल प्रिंसिपल है ना जो रोजाना डेली रूटीन में यूज होते हैं, ऐसी कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कभी कभी यूज होते हैं, हर कोई उनको यूज नहीं करता, कोई कोई इनको यूज करता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट का एक कॉन्सेप्ट है जो हर कोई यूज नहीं करता। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी, एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है तो ये भी हर कोई, तो इनको बोला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला इनको? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। सर इस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ओ कैपिटल रखना है या स्मॉल है? ओ कहां से आ गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ओ कहां से आया? ये कैपिटल है, ये क्या, अच्छा ये वाला? नहीं नहीं नहीं, ये आप कैसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओफ का ओ, ठीक है, ये कैसे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना कोई नहीं देखेगा, बस मैं एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ, ये तो घुस गया डीपली। इतना डीप थोड़ा ना घुसना था, मैं बताऊंगा कहाँ जाना है डीपली, उस तू तो बहुत ज्यादा घुस गया इसमें। अब यहां पर देखा गया कि 124 से 238 के जो सेक्शन है ये ऐसे सेक्शन है जो हर कोई इनको यूज नहीं करता, इनको हमने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट बोला, पर इसके लिए कोई फर्दर एक्ट पास नहीं करा, है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, इसी के अंदर है, पर इसके लिए मैंने फर्दर एक्ट पास नहीं करा। जबकि जो 76 से लेकर 123 सेक्शन थे इनके लिए मैंने फर्दर एक्ट पास कर दिया, इसका नाम रखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये भी हमें पढ़ना है अपने सिलेबस के अंदर, हमें ये भी पढ़ना अपने सिलेबस के अंदर, लॉ रिलेटेड टू जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसकी बात कर लेते हैं, सेक्शन 124 से लेकर 238 तक जो सेक्शन थे इसको बोला लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ही है दोस्तों, इसके लिए कोई फर्दर रूल, फर्दर एक्ट पास नहीं हुआ, आज भी लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही पढ़ा जाता है। ये हमें फाउंडेशन लेवल पे नहीं पढ़ना, ये हमें इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ना है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इंटर की बच्चा की क्लास देख रहा है तो उसको ये पढ़ना पड़ेगा, उसको ये कराया जाएगा। और कोई बच्चा फाउंडेशन देख रहा है तो उसको सिर्फ यही पढ़ाया जाएगा, इतना ही पढ़ना है आपको। मतलब आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपकी क्लास आएगी। मतलब आपको क्या करना है, इंटरमीडिएट वाला जो स्टूडेंट है उसको ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है, मतलब उसको दोनों पढ़ने हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में ये भी पढ़ना है और ये भी पढ़ना है। और जो फाउंडेशन वाला स्टूडेंट है उसको सिर्फ ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, इंटर में है वो, ठीक है जी। तो जब आप इंटरमीडिएट में आओगे, जो बच्चा फाउंडेशन का वो जब इंटरमीडिएट में आएगा तो उसको ये तो पढ़ना ही होगा, जो उसने फाउंडेशन पढ़कर आया था उसको ये भी पढ़ना होगा। तो ये तो दोनों में ही है। तो ये फाउंडेशन वाले बच्चे जो आज पढ़कर जा रहे हैं इंटर में जाएंगे उनको तब भी यही पढ़ना होगा एज इट इज कॉपी, क्योंकि लॉ चेंज नहीं होता, लेवल चेंज होने से लॉ थोड़ा ना चेंज हो जाएगा दोस्त, यही मैं समझा रहा था आपको, ठीक है जी। अब जो सेक्शन 239 से लेकर 266 सेक्शन थे ये बात कर रहे थे पार्टनरशिप से रिलेटेड, इसलिए इनके लिए नया एक्ट पास कर दिया, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। लॉ रिलेटेड टू पार्टनरशिप एक्ट
1932। वैसे इसका नाम पूरा है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेल्स ऑफ गुड्स का नाम भी इंडियन सेल्स ऑफ गुड 1932 है, पर हमने एज अ नॉर्मल वे में लिख दिया है कि पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि फेमस हम उसी नाम से जानते हैं। उतार लीजिए दोस्तों इन बातों को। सर ये सही है, पढ़ लिया तो इंटर में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, मैं यही कह रहा था आपको, मैं तभी आपसे कह रहा हूं कि अकाउंट, कॉस्ट और लॉ इस तरीके से पढ़िए कि ये आपको पहले भी, ऐसा नहीं पढ़िए कि आपको ऐसा मत सोच कर पढ़ना कि ये आपको एक ही बार पढ़ना है, ऐसा सोच के पढ़िए कि आपको हमेशा के लिए पढ़ना है। बिल्कुल आगे भी पढ़ना है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा था। तो बेसिकली फाउंडेशन लेवल के लिए, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पे हो चाहे वो फाउंडेशन, उनको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। फाउंडेशन वाले बच्चों को ये नहीं पढ़ना, जबकि इंटरमीडिएट वाले बच्चों को ये भी पढ़ना है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या बातें हैं। अब हम देखते हैं कि हमें, जैसे कि बुक के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो देखो एक एक्ट के तौर पर दे रखा है और उसको चैप्टर वाइज नहीं बना रखा, पर मैं यहाँ पर आपके लिए चैप्टर बनाता हूँ। पर मैं अब कह रहा हूँ कि ये चैप्टर मेरे बनाए हुए हैं, बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बने हुए। बुक में कोई चैप्टर वाइज नहीं है। मैं आपको चैप्टर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता चले कि यार हम इस चैप्टर में पहुंच गए हैं, हम इस चैप्टर में पहुंच गए। ये बैकग्राउंड बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, कहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है? चैप्टर, चैप्टर टू बी कवर्ड। हमें ये चैप्टर कवर करने हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ किसके बता रहा हूं? जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बता रहा हूं। जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बता रहा हूं, जो कि सेक्शन 1 टू सेक्शन 75 तक के हैं। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करी। आइए एक एक करके करते हैं। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, ये चैप्टर कोई बुक में नहीं है, ये चैप्टर मेरे बनाए हुए हैं। जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा उस तरीके से हम चलेंगे, कुछ चैप्टर वाइज करेंगे। जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, चैप्टर 2 कंप्लीट होगा, तो आपको पता चलता रहेगा कि ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, हम कितना क्लोज है हमारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के लिए। ऐसे ऐसे आपको पता चलता रहेगा। हाँ हाँ, मैटर तो बुक का ही होगा भाई, और कहाँ से होगा? चैप्टर मेरे बनाए हुए हैं, मैटर तो सारा बुक का ही होना है। चैप्टर नंबर 1 का नाम है, चैप्टर नंबर 1 का नाम आपके पास है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 1 लिखते चले साथ साथ। एसेंशियल एलिमेंट सही तो लिखा था, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही अच्छा चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। अभी और है, जगह नहीं बची। सारे लिंक को लिख देता हूँ। चैप्टर 3 का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। चैप्टर 4 का नाम है वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 5 का नाम है आपके पास कंसीडरेशन। चैप्टर नंबर 5 का नाम है कंसीडरेशन, लिख लीजिए। चैप्टर नंबर 6 का नाम है कैपेसिटी ऑफ पार्टी। या फ्री कंसेंट। कंसेंट नहीं, कंसेंट, फ्री कंसेंट। चैप्टर नंबर 7 का नाम है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। और नहीं लेता हूं हाथ में यार, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ही प्यारा चैप्टर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटिंजेंट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चैप्टर नंबर 8 का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां लिख दूं क्या? चैप्टर नंबर 9 का नाम है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और चैप्टर नंबर लास्ट 10, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टोटल 10 चैप्टर है दोस्तों, आराम से लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वही गवा। चलिए, तो आपको क्या पता चला दोस्तों?
सबसे पहले आपको पता चला आज की इस वीडियो में, आज की क्लास के अंदर सबसे पहले आपको क्या पता चला, सेक्शन 1 हमें बताता है किसी भी एक्ट का एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट एंड लॉ। सेक्शन 2 आपको बताएगा डेफिनेशंस, किसी भी एक्ट की डेफिनेशन सारी सेक्शन 2 में लिखी होती है। जब मैं आपको आगे जाकर डेफिनेशन बताऊंगा ना कि कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है, सभी में लिखूंगा सेक्शन 2। स्टार्टिंग मेरा सेक्शन 2 ही होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। इंग्लिश लॉ, कभी भी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ते हैं तो हम मान के चलते हैं कि वो लॉ इंग्लैंड का लॉ को इंग्लिश लॉ कहा जाता है, और जो इंडिया में बना होता है लॉ उसको इंडियन लॉ कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे टोटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 266 का सेक्शन है, जिसको हमने 4 भागों में बांटा। पहला 1 से लेकर 75, जिसको हमने कहा स्पेशल जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा हमने कहा 76 से 123, इसको हमने बोला सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 124 से 238 को हमने बोला लॉ रिलेटेड टू स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही है, अलग से स्पेशल एक्ट पास नहीं करा। एंड 239 से 266 जो कि है पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, जो आगे पढ़ोगे आप। इसके बाद हमने देखा कि हमारे को टोटल ये चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 चैप्टर है। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं तो लगभग कितनी क्लास लगेगी, मैं आपको एक बार बता देता हूं इन चैप्टर्स को खत्म करने में। मतलब इस पर्टिकुलर एक अंदाजा मैं बता देता हूं कि कितनी क्लासेस लगने वाली है हमें इन 10 चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। जैसे ही हमारे 10 चैप्टर होंगे ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, 100 तो नहीं लगेगी, 100 तो ज्यादा हो गई। मैं कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 अगर हम बढ़े तो एक क्लास में, जो चैप्टर नंबर 1 है ना, उसमें एक क्लास में तो मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूँ। जो अगली क्लास हमारी होगी ना, उसमें मैं आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है यही बता पाऊंगा। इतना डिटेल में हम पढ़ेंगे, पूरी क्लासेस को हम पूरी डिटेल में करेंगे। अब देखिए, सुने रहे हैं, तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 4 से 5 क्लास लग जानी है। 4 से 5 क्लास, ये मैं एक अप्रोक्स क्लास ले रहा हूं और मैक्सिमम ले रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं खर्च होगी। 5 क्लास जो मैं आपको यहाँ पर लिखवाऊंगा कि 5 क्लास लगेगी, 5 से ज्यादा नहीं होगी, 5 के अंदर अंदर हो जाएगा, हो सकता है उससे पहले हो जाए पर उससे ज्यादा नहीं होगी। तो इसमें दोस्तों 5 क्लास लगने वाली है, हमें 5 क्लास के अंदर ये करेंगे, मतलब 5 घंटे हमें चाहिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, और ये 5 घंटे से ज्यादा चैप्टर नहीं लेगा, मतलब 5 क्लास। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगभग 3 क्लास में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये छोटा चैप्टर है, ये जल्दी हो जाएगा। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की बात करें तो ऑफर में 3 क्लास और एक्सेप्टेंस में 30 क्लास, तो टोटल 6 क्लास लगेगी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। 6 क्लास लगती है इसके अंदर। वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी पार्ट कंटेंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर डिस्कस कर लिया जाता है। इसलिए चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 क्लास मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं, वैसे एक दिन में ही खत्म करा दूंगा मैं आपको। 2 क्लास मैक्सिमम लेकर चल रहा हूं, एक दिन में खत्म करा दूंगा। अब कंसीडरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है। कंसीडरेशन चैप्टर के अंदर अकेली 7 क्लास लग जाएगी। मैं आपको कंसीडरेशन में ये 7 क्लास आपको मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे कम में कंप्लीट हो सकता है। मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आपकी प्रॉब्लम्स को लेना पड़े, कभी कभी ऐसा होता है कुछ ऐसे स्टूडेंट प्रॉब्लम पूछ लेता है जिसमें पूरी क्लास ही बीत जाती है, तो वो वाली कंडीशन भी आ सकती है। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 क्लास लगेगी। कैपेसिटी ऑफ पार्टी फ्री कंसेंट में भैया ये इसमें सबसे ज्यादा चैप्टर बड़ा चैप्टर है, इसमें लगेगी 8 क्लास। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में हम मान के चलेंगे 4 क्लास। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मान के चलेंगे सर 3 क्लास। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मान के चलेंगे सर 3 क्लास, और इसमें मान के चलेंगे 4 क्लास। ये मैक्सिमम क्लास है, इस इतनी क्लास में ही खत्म हो जाने वाला है। इसको थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि ये ना बड़े बड़े चैप्टर है। ये 2 चैप्टर जो है सबसे बड़े चैप्टर है। हाँ, ये 2 चैप्टर बहुत बड़े चैप्टर है। इसको आप 8 कर लो और इसको आप 9 कर लो। ये 2 चैप्टर सबसे बड़े, मतलब ये 2 चैप्टर हो गए। सोचो ना, 9 क्लास ले रहा है एक चैप्टर, मतलब 9 घंटे एक चैप्टर को हम दे रहे हैं। 9 घंटे में अगर हम मैराथन करें ना, 9 घंटे में पूरा लॉ खत्म हो जाएगा। 9 घंटे में पूरा लॉ खत्म हो जाएगा, ये अकेला 9 घंटे ले रहा है। समझ रहे हो आप? तो समझ के चलो कि कितना बड़ा चैप्टर हो सकता है ये। तो लगभग अगर टोटल करके देखिए कितनी क्लास लगती है इसके अंदर, एक बार टोटल अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के 1 से लेकर 75 सेक्शन, तो हमारी टोटल कितनी क्लास लग सकती है। करो, 5 3 8, 8 से 14, 15 16, 8 से 24, 24 और 4 28, 29 31 और 9 40, 43 और 47।
47 क्लास, लगभग 47 क्लास। 1.5 महीना आप कह रहे हो, पर 1.5 महीने कैसे हो सकता है? मैंने आपसे कहा था 2 महीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि सैटरडे संडे तो कोई क्लास होगी ही नहीं, क्लास तो मंडे टू फ्राइडे रहेगी ना, उस हिसाब से तो 2 महीने हो गए। देख लो आप, तो टोटल 47 क्लास, ये मैक्सिमम क्लास है, 40 में भी कंप्लीट हो सकता है, और मतलब इससे ज्यादा नहीं लगेगी, इससे कम में कंप्लीट हो जाएगा टोटल। पर जो भी मैं आपको क्लासेस लिखवाई है ना, सब डीप है। मैं आपको एक भी बात नहीं छुड़वाने वाला, एक भी चीज नहीं छुड़वाना, सबको डीपली कंसिडर करने वाला हूं। हिंदी में भी लिखवाऊंगा, इंग्लिश में भी दूंगा नोट्स, हिंदी में भी लिखवाऊंगा, नोट्स भी दूंगा, जो एग्जाम्पल होगा उसको भी हिंदी में बताऊंगा। मतलब सारी बातें इंग्लिश हिंदी दोनों चलेगी यहाँ पर, जिससे अगर स्टूडेंट एक बार को रिविजन करे तो अच्छे से उसको क्लियर हो जाए। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1 महीना, एंड नेगोशिएबल और एथिक्स 1 महीना, मतलब 4 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4.5 महीने। उसके बाद रिवीजन चलेगी पूरी। ये लो जी, बताइए सर, आज की क्लास आपको समझ में आई? आज की क्लास में ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं, पर आपको एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा ओवरव्यू दे दिया है कि हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और ऐसी ऐसी क्लासेस हमारी लगने वाली है। कल की क्लास के अंदर जो भी अगली नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एसेंशियल एलिमेंट तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कराऊंगा और स्टार्ट कर दूंगा अपना कॉन्ट्रैक्ट। बताइए सर, क्लियर हो गया जी? कोई प्रॉब्लम? लॉ तो जल्दी हो जाएगा, लॉ जल्दी हो जाएगा भैया। जो अकाउंट होते हैं और जो मैथ हो वो ज्यादा समय लगेंगे, लॉ तो जल्दी हो जाएगा। जब ये लॉ होगा, उसका लॉ का टाइमिंग हम फिर उसकी लॉ की टाइमिंग की जगह हम अपनी अकाउंट्स की टाइमिंग को सेट कर देंगे, अपनी मैथ की टाइमिंग सेट कर देंगे, उसकी जगह पर लॉ को रोक देंगे। क्योंकि कोर्स भैया लॉ और अकाउंट और कॉस्ट, जो मैथ का कोर्स है वो ज्यादा वास्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर उसमें जोड़ेंगे फिर। ठीक है जी, चलिए आज की क्लास आपको समझ में आ गई है। ठीक है, इसके बाद अभी आपकी इकोनॉमिक्स लेवल पे क्लास है 10 बजे। 3 महीने में हो जाएगा? नहीं नहीं, पागल है क्या अंजलि यार, तू ऐसी बातें क्यों करती है? 4 महीने तो तुझे मैंने यहीं गिरवा दिए लो में, तो 3 महीने कह रही है, कहाँ ध्यान है? तो क्या कर रही है तू फोन में स्लाइड स्क्रीन करके? क्या कर रही है तू? क्यों स्क्रीन घुमा रही है? मेरी बात क्यों नहीं सुनती पूरी? क्यों घुमा रही है स्क्रीन? किससे बातें कर रही है? हाँ, ऐसे ना कर। अभी मैंने कहा कि 4.5 महीने लोग में लगे, 3 महीने में हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा 3 महीने में? भैया मैंने आपसे 6 महीने मांगे, मैंने कहा 6 महीने आप मुझे दोगे जिसमें मैं आपका रिवीजन भी कराऊंगा। अब 6 महीने से 6 महीने में ही होगा कोर्स। ठीक है, टोटल 47 क्लास लगाएंगे इंटर कॉन्ट्रैक्ट में, बढ़िया से अच्छे से डीपली करेंगे इसको। मतलब 47 क्लास के अंदर मैंने एमसीक्यू नहीं गिने, मतलब इस 47 क्लास में आपका एमसीक्यू कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो एमसीक्यू क्लास गिनी ही नहीं मैंने। एमसीक्यू भी तो कराने हैं पीछे जो बुक के हैं, तो 1000 एमसीक्यू है, सारे कराऊंगा, तो वो वाली सारी बातें यहाँ पर कवर हो जाएगी। सर रिवीजन के लिए टाइम फिर? ओहो अंजलि, रिवीजन कोर्स तो हो जाए, रिवीजन तो होती रहती है। रिवीजन क्या, एक बार चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट चालू, चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट चालू, फिर रिवीजन ही रिवीजन है वो। इतने टेस्ट ले लूंगा ना, इतने टेस्ट किसी ने सोची नहीं होगी। इतने टेस्ट ले लूंगा ना, इतने पागल हो जाओगे तुम, कहोगे बस सर खत्म करो ना, अब क्यों ले रहे हो, बार बार परेशान क्यों कर रहे हो आप, खत्म करो। मैं कह रहा हूं 1500 रुपए ऐसे वसूल हो जाएंगे, पता नहीं कैसे। चलिए 1500 में इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, जितना खाने को भी नहीं मिलता होगा उतना दे दूंगा आपको 1500 रुपए में। ठीक है जी, एक बार चैप्टर तो खत्म होने दो, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ टेस्ट वैसे वैसे बनते गए। एक एक चैप्टर के बहुत बहुत टेस्ट ले लिया, रिपीटेड क्वेश्चन पूछूंगा टेस्ट के अंदर, रिपीटेड क्वेश्चन पूछूंगा, रट ही जाएगा क्वेश्चन, ही रट जाएगा भाई। और बताओ, चलिए सर क्लॉज एक्सप्लेन कर दो। क्लॉज में क्या है? क्लॉज में कुछ नहीं है। क्लॉज जो होता है वो आपस में इंटरलिंक नहीं होता। जैसे कि हमने कहा सेक्शन 2 है, ये क्लॉज है 5, फिर सेक्शन 2 का क्लॉज 3 है, सेक्शन 2 का क्लॉज 7 है, तो ये वाला सेक्शन ये वाले सेक्शन आपस में इंटरलिंक नहीं है, अलग अलग है। मतलब इन दोनों में इंटरलिंक अलग अलग, आप पढ़ सकते हैं इनको। जबकि सबसेक्शन जो होते हैं वो इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक होते हैं मतलब कि अगर आप सेक्शन 5 पढ़ रहे हो, उसका 1 पढ़ रहे हो, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा सबसेक्शन, तो 1 2 3 एक साथ पढ़ना होगा आपको। जब भी सेक्शन 5 पढ़ोगे तीनों सेक्शन आपको सब सेक्शन एक साथ पढ़ने होंगे, नहीं तो फिर आधी अधूरी जानकारी है। पर ऐसा सब क्लॉज में नहीं होता।
क्लॉज के केस के अंदर हम इंटरडिपेंडेंट नहीं होते, जबकि ये आपस में इंटरलिंक होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सेक्शन 5(1) पढ़ रहे हो, अगर देखो यहाँ लिखा है सेक्शन 5 क्लोज 1 और सेक्शन 5 क्लोज 2 है ना, तो क्लोज 1 अलग बातें बता रहा है, क्लोज 2 अलग बातें बता रहा है, इसको आप अलग अलग भी पढ़ सकते हो और अलग अलग बता सकते हो। जबकि सेक्शन 5 अगर सब सेक्शन 1 और 2 है तो दोनों को आपको एक साथ पढ़ना होगा। आपको जब भी सेक्शन 5 लिखना होगा तीनों सब सेक्शन लिखने होंगे, तभी वो कंप्लीट माना जाएगा। जबकि क्लोज के केस में ऐसा नहीं होता। ये है आपकी डेफिनेशन क्लोज और सब सेक्शन में। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पहला चैप्टर अपना कवर करेंगे, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 5 क्लास के अंदर इसको खत्म करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए धन्यवाद। आज की क्लास के अंदर इतना ही। इसके बाद जो आपकी अगली क्लास है वो लीजिए आप ब्रेक लेकर। कल अकाउंट और मैथ होगा, हाँ होगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।